हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन नेटवर्क एनालिसिस। आज के वीडियो में हम नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और इन दोनों के स्पेशल केसेस होते हैं सुपर नोड एंड सुपर मैश एनालिसिस, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज नोडल एनालिसिस क्या होता है। तो नोडल एनालिसिस is a method of determining the voltage or potential difference between nodes in an electrical circuit in terms of branch currents। हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में मल्टीपल नोड्स प्रेजेंट होती हैं। हर एक नोड पर क्या वोल्टेज है ये हम नोडल एनालिसिस से निकाल सकते हैं, और जब हर नोड पर आपको वोल्टेज मिल गया तो आप दो नोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस भी निकाल सकते हो। यहाँ पर लिखा है इन टर्म्स ऑफ ब्रांच करंट्स। इन टर्म्स ऑफ ब्रांच करंट्स मतलब हम यहाँ पर बेसिकली केसीएल का यूज करते हैं फॉर परफॉर्मिंग नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो ये नोडल एनालिसिस क्या है, बेसिकली एक एप्लीकेशन है केसीएल का, किरचॉफ्स करंट लॉ का। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व बोथ प्लेनर एज वेल एज नॉन प्लेनर सर्किट्स। तो अब सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि प्लेनर सर्किट्स और नॉन प्लेनर सर्किट्स क्या होते हैं। तो प्लेनर सर्किट्स आर सर्किट्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन सरफेस विद नो वायर्स क्रॉसिंग ईच अदर। ऐसे सर्किट्स जिनको हम एक पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं सच दैट कोई भी वायर आपस में क्रॉस ना करे। ठीक है, इसको हम एक पूरा डायग्राम के थ्रू, सर्किट डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि प्लेनर सर्किट्स कैसे होते हैं और नॉन प्लेनर सर्किट्स कैसे होते हैं। ऐसे सर्किट्स जिनको हम एक पेपर पर इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं कि कोई भी दो वायर्स आपस में क्रॉस ना हो रहे हों, ऐसे सर्किट्स को हम नॉन प्लेनर सर्किट्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नोडल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट, इन नोडल एनालिसिस द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस needed is one less than the number of junctions in the network, that is n is equal to j minus 1, where n is the number of independent node equations। ठीक है, जितनी इक्वेशंस हमको मिलेगी जब हम नोडल एनालिसिस करेंगे वो है हमारी n, एंड j इज द नंबर ऑफ जंक्शंस। j हमारे नंबर ऑफ जंक्शंस हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में होंगे। अब जंक्शन क्या होता है, जंक्शन कोई भी एक पॉइंट हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में जहां पर मिनिमम 3 ब्रांचेस मिल रही हों, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये कभी कभी हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इसीलिए ये पॉइंट कवर किया है मैंने यहाँ पर। इसको हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जस्टिफाई करके भी देखेंगे। लास्ट दो पॉइंट्स केसीएल और केवीएल के बारे में एक एक पॉइंट बता रहे हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखने हैं ये पॉइंट। अब हम समझते हैं कि प्लेनर और नॉन प्लेनर सर्किट्स क्या होते हैं। हमने डेफिनेशन देखी थी, प्लेनर सर्किट कौन सा सर्किट होता है, ऐसा सर्किट जिसको हम एक पेपर पर ड्रॉ कर पाएं सच दैट कोई भी दो वायर्स आपस में क्रॉस ना कर रहे हों। तो यहाँ पर देखो, अगर आप इस पर्टिकुलर सर्किट को देखोगे तो यहाँ पर R6 और R7 जो रेजिस्टर्स लगे हैं जिन ब्रांचेज में, वो दोनों ब्रांचेस क्रॉस कर रही हैं, मतलब वो वायर्स जिनमें R7 और R6 कनेक्टेड हैं वो दोनों ब्रांचेस या वायर्स आपस में क्रॉस कर रहे हैं। तो ये तो नॉन प्लेनर होना चाहिए, बट मैंने यहाँ पर लिखा है प्लेनर। तो इसको देखो, आप इसको इस तरीके से रीड्रॉ भी आप कर सकते हो। आप देखो R7 जिस वायर में कनेक्टेड है वो वायर, और R6 जिस वायर में या ब्रांच में कनेक्टेड है वो ब्रांच या वो वायर इससे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों आपस में क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो किसी भी सर्किट को तो वो कहलाता है प्लेनर सर्किट।
ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो, ये वाले सर्किट को अगर आप देखोगे यहाँ पर भी सेम है। जिन वायर्स में R6 और R7 कनेक्टेड हैं वो वायर्स आपस में क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप रीड्रॉ करने की कोशिश भी करोगे, ये R7 को बाहर से अगर इस पर्टिकुलर नोड पे कनेक्ट करने की कोशिश भी करोगे तो आप चेक करो, यहाँ से बाहर से अंदर आने के लिए किसी ना किसी वायर को आपको क्रॉस 100% करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर सर्किट को आप रीड्रॉ करके प्लेनर जैसा इस तरीके का ड्रॉ नहीं कर पाओगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन प्लेनर सर्किट। तो हमारा जो नोडल एनालिसिस है वो दोनों ही सर्किट्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है, चाहे वो प्लेनर सर्किट हो या नॉन प्लेनर सर्किट हो। अब हम देखते हैं मैश एनालिसिस क्या होता है। मैश एनालिसिस इज अ मेथड दैट इज यूज्ड टू सॉल्व प्लेनर सर्किट्स फॉर द करंट्स इन एनी ब्रांच ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ पर आप देखो क्लियरली स्पेसिफाइड है कि आप केवल प्लेनर सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हो यूजिंग मैश एनालिसिस, और मैश एनालिसिस का यूज करके आप इलेक्ट्रिकल सर्किट की सारी ब्रांचेस का करंट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नोडल एनालिसिस में आप प्लेनर और नॉन प्लेनर दोनों टाइप के सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हो, बट मैश एनालिसिस का यूज करके केवल प्लेनर सर्किट्स को ही सॉल्व किया जा सकता है। Next point, mesh analysis is based on the application of Kirchhoff's voltage law KVL। ठीक है, ये एप्लीकेशन है हमारे Kirchhoff's voltage law का। Next point, the number of independent mesh equations needed is given by m is equal to b minus bracket में j minus 1, where m is the number of meshes, b is the number of branches and j is the number of junctions। mesh क्या होता है, mesh is the smallest loop जिसके अंदर कोई और लूप प्रेजेंट ना हो। तो ये जो पॉइंट है ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पूछ लिया जाता है। यहाँ पर मैं नीडेड इसलिए लिख रहा हूँ कि मिनिमम इतनी इक्वेशंस हमारे पास होनी चाहिए। मैश इक्वेशंस इतनी नहीं होंगी तो हम फाइनली हर ब्रांच का करंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में नहीं निकाल पाएंगे। Next point, if m is less than n, mesh analysis offers advantages, while for m greater than n, nodal analysis is preferred। m और n मतलब m is the number of independent mesh equations, n is the number of independent node equations जो हमने नोडल एनालिसिस में देखी थी। तो अगर नंबर ऑफ mesh equations is less than number of node equations तो हम मैश एनालिसिस यूज करेंगे। अगर नंबर ऑफ मैश इक्वेशंस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ नोड इक्वेशंस तो हम नोडल एनालिसिस यूज करेंगे। जहां पर नंबर ऑफ इक्वेशंस कम होंगी हम वो ही एनालिसिस यूज करेंगे। लास्ट के जो 2 पॉइंट्स हैं ये हमको डिफरेंस बताते हैं एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और इलेक्ट्रिकल सर्किट में। An electrical network is an interconnection of electrical elements such as resistors, inductors, capacitors, voltage sources, current sources, etc. An electrical circuit is a network that has a closed loop giving a return path for the current। ये है हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और ये है हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर इसको चेक करना चाहो तो ऐसे चेक कर सकते हो कि नेटवर्क इज जस्ट एन इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स जैसे रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, वोल्टेज सोर्सेस, करंट सोर्सेस। तो बस उनका कनेक्शन होना चाहिए, क्लोज्ड पाथ हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर कोई भी क्लोज्ड पाथ प्रेजेंट नहीं है, दिस इज जस्ट एन इंटरकनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क। इसको हम सर्किट नहीं बोल सकते। सर्किट कहाँ बोलेंगे, जहां पर हमारे पास क्लोज्ड पाथ प्रेजेंट हो, जैसा कि यहाँ पर दिस इज ऑल्सो एन इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, बट यहाँ पर क्लोज्ड पाथ भी होगा, करंट भी फ्लो होता हुआ दिखेगा आपको।
तो यही है डिफरेंस हमारे एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो इससे हमको एक चीज क्लियर हो जाती है, वो क्या, कि हर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है, बट हर एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं होता है। आप इस सर्किट को नेटवर्क बोल सकते हो, लेकिन इस नेटवर्क को सर्किट नहीं बोल सकते हो। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन नोडल एनालिसिस। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स इन द सर्किट गिवन बिलो। इस सर्किट में हर एक रेजिस्टर के थ्रू करंट क्या फ्लो कर रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले नोड्स हमको फाइंड आउट करनी है कि इस पर्टिकुलर सर्किट में कितनी नोड्स हैं। तो वो हम देख लेते हैं। एक नोड आपको ये दिखाई दे रही है, इसको हम मान लेते हैं नोड नंबर 1। एक ये नोड दिखाई दे रही है, इसको हम मान लेते हैं नोड नंबर 2। एक नोड ये दिखाई दे रही है, ये हो गई नोड नंबर 3। अब ये भी नोड नंबर 3 है, ये भी नोड नंबर 3 है, यहाँ पर भी ये भी नोड नंबर 1 है, ये भी नोड नंबर 1 है, और एक नोड और आपको दिखाई देगी, वो है यहाँ पर, दिस इज नोड नंबर 4। एक बार हमने नोड्स आइडेंटिफाई कर ली हमारे सर्किट में, इसके बाद इनमें से किसी एक को रेफरेंस नोड मानना है। रेफरेंस नोड मतलब उस पर्टिकुलर नोड का वोल्टेज 0 होगा। तो जनरली जो सबसे बॉटम में नोड होती है उसको हम रेफरेंस नोड मानते हैं। यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर नोड को, नोड नंबर 4 को रेफरेंस नोड मानते हैं, और यहाँ का जो वोल्टेज है, वोल्टेज एट नोड नंबर 4 V4 इज इक्वल टू 0, ये कंसिडर कर लेते हैं। सिमिलरली जो बाकी की बची हुई नोड्स हैं उनके भी हम वोल्टेजेस अज्यूम कर लेंगे। जैसे नोड नंबर 1 का वोल्टेज V1, नोड नंबर 2 का वोल्टेज V2, नोड नंबर 3 का वोल्टेज V3। इसके बाद हमको ये जो 3 नोड्स हैं, रेफरेंस नोड के अलावा जो बाकी की नोड्स हैं हमारे सर्किट में, उन पर हमको KCL अप्लाई करना होगा। हर नोड पर KCL अप्लाई करो, और फाइनली जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, जब आप इन 3 नोड्स पर KCL लगाओगे, तो आपको जो इक्वेशंस मिलेंगी उनको सॉल्व करने के बाद आपको V1, V2 और V3 मिल जाएंगे, और इनका यूज करके आप हर एक रेजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो आप निकाल पाओगे। इसके बाद जिन भी ब्रांचेस में हमको करंट नहीं पता है, वहाँ पर हम करंट का एक डायरेक्शन और करंट की एक वैल्यू अज्यूम करेंगे। जैसे इस पर्टिकुलर ब्रांच में अगर देखें तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में विद वैल्यू I1। यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि करंट होगा I2। यहाँ अज्यूम कर लेते हैं करंट इज इक्वल टू I3। ये वाली ब्रांच में अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है करंट, क्योंकि करंट वहाँ का हमको ऑलरेडी पता है। इसके बाद ये वाली ब्रांच में हम करंट अज्यूम कर लेते हैं I4, और इस पर्टिकुलर ब्रांच में हम करंट अज्यूम कर लेते हैं I5। ठीक है, अब हम लगाते हैं KCL एट नोड 1। KCL एट नोड 1। जब आप KCL अप्लाई करोगे एट नोड 1, तो आपको यहाँ पर 4 करंट्स दिखाई देंगे, I1, I2, I3 और ये 6 एम्पियर का करंट। 6 एम्पियर का जो करंट है, दिस इज एन इनकमिंग करंट। बाकी I1, I2, I3 ये सारे आउटगोइंग करंट्स हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 6। इसके बाद अगर आप देखो I1 को हम क्या लिख सकते हैं, I1 को क्या लिख सकते हैं, ये वोल्टेज V1 माइनस यहाँ इस पॉइंट का वोल्टेज, मतलब इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप निकाल लें हम, 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल लें, तो आप I1 को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और रेजिस्टेंस लिख सकते हो।
तो यहाँ पर अगर हम देखें नोड 4 का वोल्टेज क्या है, V4 इज 0 वोल्ट। तो अगर इस पॉइंट का वोल्टेज मैं पूछूं, इस नोड का वोल्टेज मैं पूछूं तो कितना है, 0 वोल्ट। तो ये वाली नोड का वोल्टेज या ये वाले पॉइंट का इस सर्किट में वोल्टेज क्या होगा, 0 + 5, मतलब यहाँ का वोल्टेज होगा 5 वोल्ट। इस पर्टिकुलर पॉइंट का वोल्टेज जो होगा ये होगा 5 वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज हमको पता है V1, तो डिफरेंस क्या हो गया दोनों का, V1 - 5, ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप। और वोल्टेज ड्रॉप करंट के डायरेक्शन के हिसाब से कैसा होगा, इसकी पोलैरिटी कैसी होगी, इस तरीके की होगी। तो अगर अब आप I1 को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और रेजिस्टेंस लिखना चाहते हो तो इट कैन बी रिटन एज V1 - 5 डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली I2 को अगर आप देखो, I2 के अक्रॉस भी जो पोलैरिटी है वोल्टेज ड्रॉप की वो ऐसी होगी, क्योंकि करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है। वोल्टेजेस क्या हैं उसके दो नोड्स के अक्रॉस, रेजिस्टर के जो दो नोड्स हैं 1 और 1 2, इनके वोल्टेजेस हमको पता है, हमने अज्यूम कर लिए हैं V1 और V2। तो I2 को क्या लिख सकते हो आप, V1 - V2 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली I3 को आप लिख सकते हो V1 - V3। अब अगर आप V3 को देखो तो यहां से आप V3 इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर ब्रांच में और कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, केवल एक वोल्टेज सोर्स है। और वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमको पता होता है, वो होता है उसी वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज वैल्यू के बराबर। तो इस पर्टिकुलर नोड का वोल्टेज है 0 वोल्ट। तो यहाँ का V3 का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 + 2, दैट विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट्स। मतलब V3 क्या हो गया, 2 वोल्ट। तो मैं यहाँ पर V1 - V3 डिवाइडेड बाय 5 लिखने की जगह लिख दूंगा V1 - 2 डिवाइडेड बाय 5। ये हो जाएगा हमारा I3, V1 - 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 6। और ये मैंने कैसे लिखा है, ये 2 जो है दिस इज बेसिकली V3 की वैल्यू है। वोल्टेज एट नोड 3 हम यहां से निकाल सकते हैं इजीली, विच विल कम आउट टू बी 2 वोल्ट, इसीलिए मैंने यहां पर 2 लिखा है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से अगर हम KCL लगाते हैं एट नोड 2, KCL एट नोड 2, तब क्या होगा, यहां पर हमको 3 करंट्स दिखाई देंगे, एक I2, एक 4 और एक ये I4। I2 और ये 4 एम्पियर का करंट इनकमिंग करंट्स है, I4 आउटगोइंग करंट है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I2 + 4 इक्वल टू I4। ये KCL लगा दिया। अब इन करंट्स को, जो 4 एम्पियर का है वो तो वैसा ही रहेगा, कांस्टेंट है। I2 और I4 को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और रेजिस्टेंस हम लिख देते हैं, क्योंकि I होता है V डिवाइडेड बाय R। V इज इक्वल टू IR से I इज इक्वल टू V बाय R। तो वहां से हम ये I2 और I4 को वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका I2 है दैट विल कम आउट टू बी V1 - V2 डिवाइडेड बाय 2, सेम जैसा हमने अभी यहाँ पर लिखा था V1 - V2 डिवाइडेड बाय 2, I2 को लिख चुके हैं हम, वैसा ही लिख रहे हैं, +4, दिस विल बी इक्वल टू I4। I4 क्या हो जाएगा आपका, V2 - V3। अब V3 की वैल्यू हम 2 निकाल चुके हैं, तो V2 - 2 डिवाइडेड बाय 4। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं V1 और V2। तो आप इन दोनों को सॉल्व करके V1 और V2 इजीली निकाल सकते हो। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको V1 मिलेगा, V1 इक्वल टू 15.81 वोल्ट और V2 मिलेगा आपको 16.54 वोल्ट। अब हम यहाँ से एक और पॉइंट जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे जो हमने स्लाइड्स में देखा था। हमने स्लाइड्स में देखा था
the number of independent node equations is given by n is equal to j minus 1, जहां पर n is the number of independent node equations and j is the number of junctions in the network or circuit. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ जंक्शंस आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, एक जंक्शन, ये पूरा एक जंक्शन है, ये वाली ब्रांच भी इसी का पार्ट है, ये वाली ब्रांच भी इसी का पार्ट है, ये ब्रांच और एक ये ब्रांच, 4 ब्रांचेस हैं इस पर्टिकुलर जंक्शन पर। यहाँ पर एक जंक्शन और है, इसकी 3 ब्रांचेस हैं, 1 2 और 3, और ये एक और जंक्शन है, यहाँ पर भी 1 2 3 और एक 4 ब्रांचेस हैं। सिमिलरली एक जंक्शन यहाँ पर भी है जिसकी 3 ब्रांचेस हैं, 1 2 और 3। तो हमारे पास टोटल 4 जंक्शंस हैं इस पर्टिकुलर नेटवर्क में। तो अगर आप यहाँ से n की वैल्यू निकालना चाहोगे तो n विल कम आउट टू बी 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स यहाँ पर आपको मिनिमम 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी टू फाइंड v1, v2 एंड v3। बट अगर यहाँ पर आप देखो तो हमारे पास केवल 2 ही इक्वेशंस हैं और इन्हीं का यूज करके हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक इक्वेशन और हिडन है विच इज v3 इज इक्वल टू 2। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, इसका हमने यहाँ पर यूज भी किया है डायरेक्टली। यहाँ पर v3 होना चाहिए, v3 की जगह हमने डायरेक्टली 2 लिख दिया है। यहाँ पर भी ये जो 2 लिखा हुआ है इसकी जगह v3 होना चाहिए, दिस शुड बी v3। तो अगर इन दोनों प्लेसेस पर आप v3 लिखते हो और v3 इज इक्वल टू 2, दिस इज द थर्ड इक्वेशन, तो आपको इस तरीके से ये तीनों इक्वेशंस का यूज करके v1, v2 और v3 की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो बेसिकली ये जो हमने स्लाइड्स में देखा था ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमको यही बताता है कि आपको बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जंक्शंस प्रेजेंट इन द नेटवर्क, हमारे नेटवर्क में जितने जंक्शंस हैं उसके हिसाब से आपको मिनिमम कितनी इक्वेशंस चाहिए इन वोल्टेजेस को फाइंड आउट करने के लिए, v1, v2 और v3 को फाइंड आउट करने के लिए। इसके बाद हमको इस प्रॉब्लम में क्या कैलकुलेट करना था, करंट थ्रू द रेजिस्टर्स। तो करंट थ्रू द रेजिस्टर्स आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि आपको v1, v2 और v3 तीनों की वैल्यूज पता हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर i1 कैलकुलेट करना है, करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर, i1 विल बी इक्वल टू v1 - 5 डिवाइडेड बाय 3। Similarly, I2 will be equal to V1 minus V2 divided by 2. I3 will be equal to V1 minus V3 divided by 5. और I4 जो आएगा आपका that will be V2 minus V3 divided by 4. वैल्यूज V1, V2, V3 की आपको पता है। जब आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके करंट की वैल्यूज निकालोगे तो आपको करंट की वैल्यूज मिलेंगी I1 equal to 3.6 ampere, I2 equal to minus 0.365 ampere, I3 will be equal to 2.76 ampere and I4 will be equal to 3.63 एम्पियर। ये आपकी फाइनल करंट की वैल्यूज आएंगी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है हमसे, यूजिंग मैश एनालिसिस फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 50 वोल्ट सोर्स इन द गिवन नेटवर्क। मतलब ये जो 50 वोल्ट का सोर्स है इसके थ्रू क्या करंट फ्लो हो रहा है ये हमको फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर नेटवर्क में। तो हम सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास एक ये 10 एम्पियर का सोर्स है और उसके पैरेलल में एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, 2 ओम। तो इसको देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या पढ़ा था, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आपके पास एक करंट सोर्स है उसके पैरेलल में एक रजिस्टर लगा हुआ है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में सेम रेजिस्टर जो आपका है उसको कनेक्ट कर सकते हो आप। इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमको क्या वोल्टेज सोर्स की वैल्यू मिलेगी। वोल्टेज सोर्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, वोल्टेज सोर्स सीधे
जो करंट सोर्स की करंट वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय उसके पैरेलल में जो रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू, मतलब 10 इंटू 2 20 वोल्ट्स। ये मैंने 20 वोल्ट यहाँ पर लिख दिया और उसके साथ सीरीज में 2 ओम का एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया है। अब इसकी पोलैरिटी जो है वो कैसे निकालते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप बाकी का पार्ट भूल जाओ, ये वाली ब्रांच भूल जाओ और ये वाली ब्रांच भूल जाओ। आप अज्यूम करो कि आपके पास केवल इतना ही नेटवर्क है अवेलेबल, ये 10 एम्पियर का करंट सोर्स और उसके साथ एक 2 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, केवल आप इतना ही अज्यूम करो। तो यहाँ पर करंट कैसा फ्लो करेगा, इस तरीके से। तो ये 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसा होगा, इस तरीके से होगा। और यही पोलैरिटी आपकी फाइनली यहाँ पर दिखाई देगी। जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप करोगे तो उससे जो वोल्टेज सोर्स मिलेगा और जो रेजिस्टर रहेगा ये उन्हीं दो नोड्स के बीच में कनेक्टेड होंगे, जिन दो नोड्स के बीच में ये करंट सोर्स और रेजिस्टर कनेक्टेड थे। ये एक नोड है, हम इसको नाम दे देते हैं समथिंग ए। ये एक नोड है आपकी, इसको नाम देते हैं बी। ये भी आपकी नोड बी ही रहेगी। जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, तो हमको जो वोल्टेज सोर्स मिलेगा और जो रेजिस्टर होगा उसके सीरीज में कनेक्टेड, वो इन्हीं दो नोड्स के बीच में होगा, ए और बी के बीच में। तो यहाँ पर नोड ए आएगी और यहाँ पर आपकी नोड बी आएगी। इन दोनों नेटवर्क्स को अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसमें आपको एक चीज दिखाई देगी, यहाँ पर आपके 3 मैशेज हैं, एक ये वाला, दूसरा ये और तीसरा ये। जबकि अगर आपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया यहाँ पर इस पर्टिकुलर नेटवर्क में, हमको ये नेटवर्क मिला, तो यहाँ पर आपके पास केवल 2 ही मैशेज हैं। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस जो आपको लगेंगी यहाँ पर, यहाँ 2 इक्वेशंस मिलेंगी आपको इस पर्टिकुलर नेटवर्क में, यहाँ पर आपको 3 इक्वेशंस मिलती और आपको 3 इक्वेशंस सॉल्व करना पड़ती। यहाँ पर आपको 2 ही इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेंगी। तो ये हमारा एक बेनिफिट होता है, एडवांटेज होता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। अब हमको इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैश एनालिसिस में इन दोनों मैशेज में एक एक करंट अज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं I1, यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं करंट I2। इसके बाद हमारे पास जो रेजिस्टर्स हैं, रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसा होगा, उसकी पोलैरिटी कैसी होगी वोल्टेज ड्रॉप की, वो अज्यूम कर लेते हैं। करंट यहाँ पर नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है, तो पोलैरिटी वोल्टेज ड्रॉप की इस तरीके से होगी प्लस माइनस। यहाँ पर दोनों ही करंट्स हमारे I1 I2 ऊपर से नीचे फ्लो कर रहे हैं, तो इसके अक्रॉस जो पोलैरिटी होगी वो होगी प्लस माइनस वोल्टेज ड्रॉप की। ये 3 ओम का जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी होगी इस तरीके से। इसके बाद हम दोनों में अलग अलग KVL लगा सकते हैं। पहले हम फर्स्ट वाले लूप में KVL लगाते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलता है। 50, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 50 पहले आएगा, -5 इंटू I1 -2 इंटू I1 प्लस I2, दोनों करंट्स ऐड होकर 2 ओम के रेजिस्टर से फ्लो कर रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप यही मिलेगा। देन -20 इक्वल टू 0। अब इसको आप और फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 7I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 30। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जब आप KVL लगाओगे कहाँ पर, सेकेंड वाले लूप में या सेकेंड वाले मैश में, तो आपको क्या मिलेगा, 10 -3I2 -2 I1 प्लस I2 -20 इक्वल टू 0। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2I1 प्लस 5I2 इक्वल टू -10। ये हो गई आपकी 2 इक्वेशंस, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये 2 इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनली I1 की वैल्यू जो हमको निकालनी है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, वो आएगी 5.48 एम्पियर। 5.48 एम्पियर। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। अब इस प्रॉब्लम के थ्रू हमने जो स्लाइड्स में एक फॉर्मूला देखा था
नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैश इक्वेशंस वाला, उसको जस्टिफाई करने की हम कोशिश करते हैं। जो फॉर्मूला हमने देखा था वो था m इज इक्वल टू b माइनस j माइनस 1, जहां पर b इज द नंबर ऑफ ब्रांचेस, j इज द नंबर ऑफ जंक्शंस, m इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैश इक्वेशंस। तो हम सबसे पहले देखते हैं इस नेटवर्क को। इस नेटवर्क में अगर आप देखो तो आपको 1, 2, 3 और 4 ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। नंबर ऑफ जंक्शंस आर 1 और 1 दो जंक्शंस हैं। तो जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, b की जगह 4, j की जगह 2, तो आपको m मिलेगा m इक्वल टू 3। तो यहाँ पर अगर आप इस नेटवर्क का यूज करके, इस नेटवर्क में मैश एनालिसिस अप्लाई करके आप इसको सॉल्व करना चाहो तो आपको मिनिमम 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, इंडिपेंडेंट मैश इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, मिनिमम 3। ठीक है, जबकि अगर इस पर्टिकुलर नेटवर्क को आप देखोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांचेस आपकी 1, 2 और 3 है, नंबर ऑफ जंक्शंस 2 ही हैं। तो यहाँ पर जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो इस पर्टिकुलर केस के लिए m की वैल्यू आएगी 2, मतलब आपको 2 इंडिपेंडेंट मैश इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी इस पर्टिकुलर नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। ये है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन द सर्किट शोन द पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स इज, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है इस पर्टिकुलर सर्किट में, ये कितनी पावर सप्लाई कर रहा है ये हमको फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। सबसे पहले हमको यहाँ पर प्रॉब्लम में 3 मैशेस दिखाई दे रही हैं, 1, 2 और 3। तीनों में हम एक एक करंट अज्यूम करते हैं। इस पर्टिकुलर मैश में I1, इस पर्टिकुलर मैश में I2 और इस पर्टिकुलर मैश में एक करंट I3 अज्यूम करते हैं। इसके बाद हम वोल्टेज ड्रॉप्स अज्यूम करते हैं, जो रेजिस्टर्स हैं उनके अक्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप्स हैं वो अज्यूम करते हैं, उनकी पोलैरिटीज अज्यूम करते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट जो हमने अज्यूम किए हैं। तो यहाँ पर I2 फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे फ्लो करेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी होगी ऐसी, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी ऐसी होगी, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी ये होगी, देन यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी विल बी लाइक दिस, और यहाँ पर भी प्लस माइनस इस तरीके से पोलैरिटी होगी। सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस हमने वोल्टेज ड्रॉप्स की पोलैरिटी अज्यूम कर ली। इसके बाद हमको इन तीनों मैशेस में KVL अप्लाई करके इक्वेशंस लिखनी है 3, और फाइनली ये I3 फाइंड आउट करना है। I3 फाइंड आउट कर लोगे तो आप ये जो 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है ये कितनी पावर सप्लाई कर रहा है ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग 10 इंटू I3। बट अब यहाँ पर एक दिक्कत जाएगी आपको, यहाँ पर जब आप KVL लगाओगे इस पर्टिकुलर मैश में तो आपको एक करंट सोर्स मिलेगा। यहाँ पर करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमको नहीं पता होता है, तो यहाँ पर आप KVL नहीं लगा पाओगे। सिमिलरली इस वाले मैश में अगर आप KVL लगाओगे तो यहाँ पर भी आपको एक ये करंट सोर्स और एक ये करंट सोर्स, 2 करंट सोर्स मिलेंगे जिनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर भी आप KVL नहीं लगा पाओगे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर KVL लगाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे भी आपको एक करंट सोर्स मिलेगा जिसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप आपको नहीं पता है, तो यहाँ पर भी आप KVL नहीं लगा पाओगे। ऐसे केसेस में हम एक स्पेशल मैश का यूज करते हैं विच इज नोन एज सुपर मैश। सुपर मैश, ये सुपर मैश क्या होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है मैश एनालिसिस का, सुपर मैश। सुपर मैश कौन सा मैश होता है? जो मैं अभी बता रहा हूँ वो वाला मैश होता है आपका। यहाँ से अगर इस नोड से हम KVL लगाना स्टार्ट करें, इस तरीके से जाएंगे हम और KVL लगाते हुए फाइनली उसी नोड पर हम वापस पहुंच जाएंगे। ये जो पूरा एक मैश दिखाई दे रहा है दिस इज नोन एज अ सुपर मैश। तो हम यहाँ पर केवल इसी पाथ पे KVL अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं और करने की कोशिश करोगे तो आपको एक करंट सोर्स मिलेगा जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमको नहीं पता है। तो ये एक स्पेशल केस है मैश एनालिसिस का, सुपर मैश एनालिसिस। तो अब हम लगा कर देखते हैं इसमें सुपर मैश एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम KVL लगाएंगे इस पर्टिकुलर सुपर मैश में, तो देखते हैं हमको क्या इक्वेशन मिलती है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर नोड से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमको एक वोल्टेज ड्रॉप एनकाउंटर हो रहा है इस पर्टिकुलर रेजिस्टर के अक्रॉस, जिसकी पोलैरिटी
हमने ऑलरेडी अज्यूम कर रखी है, और उसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी I2। तो क्योंकि पोलैरिटी इस तरीके की है तो इसको हम बाय कन्वेंशन क्या कंसिडर करेंगे, प्लस, पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा केवल I2। I2 इंटू 1 क्या होता है, I2। सिमिलरली ऊपर जाएंगे, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है इसके थ्रू I1, और पोलैरिटी जिस तरीके की है उसके हिसाब से ये आएगा प्लस I1। यहाँ पर भी आ जाएगा एक और प्लस I1। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसके अक्रॉस जो जैसी पोलैरिटी है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, -10। फिर आगे बढ़ेंगे तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पोलैरिटी के अकॉर्डिंग प्लस I2। अब यहाँ पर मैंने सब I1 I1 I2 I2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि सारे रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस वैल्यू 1 ओम है, ठीक है। बाकी सब में इंटू वन ऑटोमेटिकली आप अज्यूम कर सकते हो, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग बाय अप्लाइंग KVL इन दिस सुपर मैश। जब सुपर मैश में आप KVL अप्लाई कर रहे हो तो ये एक इक्वेशन आपको मिल रही है। अब यहाँ पर आपको दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं जबकि हमारे पास इक्वेशन केवल एक ही है, तब हमको देखना पड़ेगा कि हमको एक और इक्वेशन मिल जाए ताकि हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो अब आप देखो इस पर्टिकुलर ब्रांच को जहाँ पर एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स प्रेजेंट है, यहाँ पर करंट जो है लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है और उसकी वैल्यू है 1 एम्पियर। हमने यहाँ पर दो करंट्स अज्यूम किए हैं, एक I1 लेफ्ट टू राइट फ्लो होता हुआ और एक I2 राइट टू लेफ्ट फ्लो होता हुआ। तो हमको क्योंकि पता है कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है जिसकी वैल्यू 1 एम्पियर है, और अज्यूम्ड करंट्स के हिसाब से अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहोगे तो दैट विल कम आउट टू बी I1 जो कि लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है माइनस I2 जो कि राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहा है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 एम्पियर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 1। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली मिलेगा I1 इक्वल टू 3 एम्पियर और I2 इक्वल टू 2 एम्पियर। ये वैल्यूज हमको मिल गई I1 और I2 की, लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर I3 फाइंड आउट करना है। तो I3 फाइंड आउट करने के लिए आप ये वाली ब्रांच को कंसिडर करो, ये वाली जो ब्रांच है इसको एक बार कंसिडर करो। यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर नीचे से ऊपर की तरफ। जो अज्यूम्ड करंट के डायरेक्शंस हैं उसके हिसाब से नीचे से ऊपर अगर हम करंट निकालना चाहें इन अज्यूम्ड करंट्स के टर्म में तो वो मिलेगा हमको I2 माइनस I3। तो I2 माइनस I3 किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I2 माइनस I3 इक्वल टू 2। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। यहाँ पर जब आप I2 सब्सटीट्यूट करोगे 2 एम्पियर्स तो I3 आपका आ जाएगा 0 एम्पियर। मतलब हमारा जो वोल्टेज सोर्स है वो कुछ भी करंट सप्लाई नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर सर्किट में। तो यहाँ से जब आप पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स निकालोगे विच इज इक्वल टू द वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द करंट सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स। तो क्योंकि करंट 0 है तो 10 इंटू 0 जब आप करोगे तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 0 वॉट्स। आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो ये हो गया हमारा स्पेशल केस मैश एनालिसिस का विच इज सुपर मैश एनालिसिस। ये हमको कहाँ पर यूज़ करना है, ऐसे केसेस में जहाँ पर आप हर एक मैश में KVL नहीं लगा पा रहे हो क्योंकि वहाँ पर एक करंट सोर्स प्रेजेंट है जिसके अक्रॉस हमको वोल्टेज ड्रॉप नहीं पता है। ऐसे केसेस में हम सुपर मैश एनालिसिस का यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड V1 एंड V2 इन द सर्किट गिवन बिलो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि क्योंकि हमको नोड्स के वोल्टेजेस फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ पर हम नोडल एनालिसिस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नोडल एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम करंट्स अज्यूम कर लेते हैं, हमारे जो रेजिस्टर्स हैं उनके थ्रू करंट का डायरेक्शन क्या है वो अज्यूम कर लेते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले एक करंट यहाँ अज्यूम कर लेते हैं समथिंग I1, यहाँ एक करंट अज्यूम कर लेते हैं
I2 और यहाँ एक करंट अज्यूम कर लेते हैं I3। इसके बाद क्या करते हैं, हम इस नोड को रेफरेंस नोड कंसिडर कर लेते हैं और इसका वोल्टेज क्या अज्यूम कर लेते हैं, 0 वोल्ट। ठीक है, तो अब आप I2 निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ V1 और ये 2 ओम का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है उसका यूज करके। I2 क्या हो जाएगा, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। I3 क्या हो जाएगा, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4। I1 हो जाएगा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 10। लेकिन अगर आप इसके थ्रू अब करंट फाइंड आउट करना चाहते हो, 2 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है उसके थ्रू क्या करंट फ्लो कर रहा है, तो आप V1 V2 और रेजिस्टेंस के टर्म्स में नहीं निकाल पाओगे। तो ऐसा अगर कोई केस है जहां पर एक ब्रांच में केवल वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और उसके दोनों नोड्स के वोल्टेजेस हमको फाइंड आउट करने हैं, तो ऐसे केसेस में आपको एक स्पेशल कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा विच इज कॉल्ड सुपर नोड कंसेप्ट या सुपर नोड एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर नोड को ये पूरा का पूरा एक सिंगल नोड कंसिडर कर लेते हैं। इसको हम एक सिंगल नोड कंसिडर करके इसमें एक नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं। तो अगर आप इसको एक सिंगल नोड कंसिडर करोगे तो इसमें देखो कितने करंट्स इनकमिंग है और कितने आउटगोइंग है। सबसे पहले ये 2 एम्पियर का जो करंट है दैट इज इनकमिंग, I2 आउटगोइंग, I3 आउटगोइंग, 7 एम्पियर आउटगोइंग। और ये जो I1 है, ये I1 कैसा है, I1 यहाँ से आउटगोइंग है, यहाँ से इनकमिंग है, तो बेसिकली ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये I1 की ज़रूरत हमको इस पर्टिकुलर सुपर नोड एनालिसिस में नहीं पड़ेगी। बाकी के करंट्स को हम अज्यूम करके, इनकमिंग और आउटगोइंग अज्यूम करके और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर नोड पर KCL अप्लाई करते हैं। KCL जब आप अप्लाई करोगे, इनकमिंग करंट है 2 एम्पियर का, +2 माइनस I2 माइनस I3 माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर I2 और I3 को हम V1 V2 के टर्म्स में और रेजिस्टेंसेस के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो 2 माइनस I2 को क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस I3 को लिख सकते हैं V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप इस सुपर नोड में चेक करो तो V1 और V2 में हम एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने ये आपको पहले भी बताया है कि KVL का यूज करके अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर नोड का वोल्टेज पता है तो दूसरे नोड का वोल्टेज आप फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको उन दोनों के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप्स पता हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता है 2 वोल्ट का, तो अगर आपने यहाँ पर V1 अज्यूम किया है और यहाँ पर V2 अज्यूम किया है तो आप V1 और V2 में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो इस पर्टिकुलर सुपर नोड में। वो कैसे करेंगे हम, V1 प्लस 2 इक्वल टू V2, ऐसा आप लिख सकते हो यूजिंग KVL इन दिस सुपर नोड। ये हमारी 2 इक्वेशंस आ गई V1 और V2 के टर्म्स में। इनको जब आप फाइनली सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा V1 इक्वल टू माइनस 7.33 वोल्ट, V2 विल बी इक्वल टू माइनस 5.33 वोल्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर आपको 2 नोड्स का वोल्टेज फाइंड आउट करना है और उन 2 नोड्स के बीच में केवल एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, ऐसे केसेस में हम सुपर नोड एनालिसिस का यूज करके प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।